चंद्रयान 3 आज चांद के और करीब पहुंच गया। चंद्रयान 3 ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए तीसरी बार अपनी कक्षा यानी ऑर्बिट में बदलाव किया है। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। और इसके साथ ही चंद्रयान 3 चांद के चौथे ऑर्बिट में दाखिल हो गया। इसके साथ ही चंद्रयान की चांद से न्यूनतम दूरी 150 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 177 किलोमीटर रह गई है। आज से ठीक 1 महीने पहले भारत का चांद पर सफर शुरू हुआ था। चंद्रयान चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। अब ये चक्कर बड़े से छोटे हो रहे हैं। 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे चंद्रयान चंद्रमा की 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा। 5वां चक्कर आखिरी चक्कर होगा। यहाँ से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा और 14 दिनों तक यहाँ काम करेगा। अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए हैं वो चांद के उत्तर में या फिर मध्य में लैंड करने के लिए भेजे गए हैं, लेकिन इस बार कोशिश है कि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग की सही जगह खोज पाए। लेकिन चंद्रयान 3 को एक बड़ी चुनौती का सामना करना अभी बाकी है। 17 अगस्त तक चंद्रयान 3 चांद से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा और इस दिन मौजूदा प्रोपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अलग होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस कक्षा में पहले से मौजूद नासा और कोरियाई स्पेस एजेंसी के ऑर्बिटर के साथ टकराव को कैसे टाला जाए। इसी कक्षा में इसरो के चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी मौजूद है। चंद्रयान को इनके अलावा बाकी अंतरिक्ष यानों से टकराव को टालना भी होगा। ये चंद्रयान 3 का एक बेहद मुश्किल फेज होगा। चंद्रयान 3 चांद की कक्षा से चांद की तस्वीरें भी खींचकर भेज रहा है। 6 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 2 तस्वीरें भेजी थी। पहली तस्वीर पृथ्वी की है जो लैंडर इमेजर कैमरे से ली गई, तो वहीं दूसरी तस्वीर में चांद नजर आ रहा है। 5 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की पहली कक्षा में पहुंचा, तब उसने चांद की पहली तस्वीर भेजी थी। चंद्रयान 3 ने कई मुश्किलों से गुजरते हुए बड़े और अहम पड़ाव को पार किया है। अब सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 का अगला कदम क्या होगा और कैसे वो चांद पर लैंड करेगा। हम आपको बता दें कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग से 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया था। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता रहा। 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। समर हिल इलाके में शिव बावड़ी मंदिर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में आ गया। हादसे में 9 लोगों की जान गई, जबकि कई लोग भूस्खलन की चपेट में आए शिव मंदिर के मलबे में दब गए। सावन का सोमवार होने की वजह से मंदिर में भीड़ थी। सुबह सुबह कई परिवार दर्शन के लिए पहुंचे थे। पर शिव मंदिर के पास ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं क्लाउड बर्स्ट के कारण, क्योंकि लोग सुबह के समय आज क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है तो इसके चलते लोग सभी मंदिरों में पहुंचे हुए थे। अचानक बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और मंदिर धंस गया। पहाड़ से पत्थर के साथ साथ कई पेड़। ITBP पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद मंदिर में फंसे कई लोगों को निकाला जा सका। शिमला के शिव मंदिर में हादसे के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उनके अलावा राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी हादसे का जायजा लेने पहुंचे। दोनों नेताओं ने समर हिल इलाके में शिव मंदिर में हुए हादसे की जानकारी अधिकारियों से ली और तेजी से राहत बचाव का काम करने का निर्देश दिया। लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हुए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। मेरा सभी हिमाचल वासियों से अनुरोध है अगले 24 घंटे तक वो घरों में रहे। सीएम सुखविंदर सिंह ने अगले 2 दिन सैलानियों से भी हिमाचल न आने की अपील की है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि बारिश की वजह से हिमाचल के अलग अलग इलाकों में भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। ऐसा हिमाचल ने कभी देखा भी नहीं था जो इस बार हो रहा है। शिमला के खलीनी में भारी बारिश के बाद कई पेड़ गिर पड़े, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जबकि परवाणु में भी लैंडस्लाइड का भयानक मंजर देखने को मिला। ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में 48 लोगों की मौत हो गई। खासकर मंडी के कई इलाकों में बादल फटने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। जबकि बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान भी हुआ है। हिमाचल के पुरानी मंडी इलाके में भारी बारिश के बाद हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। बारिश के बाद रिहायशी कॉलोनी में नदी बहती दिखी। सैलाब और मलबे में कई गाड़ियां भी दब गईं। मंडी के बागी नाले इलाके में बादल फटने के बाद पराशर को जोड़ने वाला बागी नाले का पुल भी बह गया। मंडी के मसेरन गांव में भी बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। जबकि भारी बारिश के बाद मंडी शहर के रामनगर में एक मकान गिर गया।
भारी बारिश का असर मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे के ट्रैफिक पर भी पड़ा है। इसके अलावा मंडी की कई सड़क मार्ग जो है वो बंद हो गए हैं और सैलानी जहां के तहां फंस गए हैं। इसके पीछे वजह रही मंडी जिले में लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाएं, जिसके बाद पंडोह कुल्लू मार्ग पर कैंची मोड़ के पास सड़क पूरी तरह धंस गई और इसमें कई गाड़ियां फंसी नजर आईं। बादल फटने के बाद मंडी कुल्लू हाईवे पर लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े पत्थर और मलबे के साथ उफनता नाला हाईवे पर आ गया। मंडी कुल्लू हाईवे पर भी कई गाड़ियां फंसी दिखी। मंडी में बड़ा सुकेती खड्ड और ब्यास नदी उफान पर है। सुकेती खड्ड और ब्यास नदी के संगम में एक बार फिर ऐतिहासिक पंचवक्त मंदिर डूब गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, सोलन, नाहन समेत कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। हमीरपुर के लोगों की माने तो वापस जिंदगी को पटरी पर लौटने में काफी समय लगेगा, क्योंकि भारी बारिश के बाद हमीरपुर के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है। कहीं सड़कों पर पेड़ गिरे दिखे तो कहीं गाड़ियां मलबे में दबी नजर आईं। वहीं सोलन के जादौन गांव में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग लापता हो गए। इस घटना में 2 घर और एक गौशाला भी बह गई। राज्य के नाहन इलाके में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। नाहन के विक्रमबाग में एक घर के भूस्खलन की चपेट में आने से 6 लोग भी घायल हो गए। ब्यास नदी में बाढ़ की वजह से ज्वालामुखी के कई गांव पानी में डूब गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में शिव शक्ति पूजन किया। सावन के 6वें सोमवार के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के बाद सीएम योगी हवन में शामिल हुए। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक आज मंदिर में आए शिव भक्तों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच सकती है। जानकारी के मुताबिक सावन महीने की शुरुआत से हर दिन 6 लाख से ज्यादा शिव भक्त बाबा के दर्शन कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उनकी पत्नी भी संग में मौजूद रही। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक G20 बैठक से पहले आतंकी संगठन हमले की कोशिश कर सकते हैं। हरियाणा के नूंह में 13 दिनों के बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। 31 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई। रिहायशी इलाकों में कई मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सड़कों पर हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया, जिससे वहां बसे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। बादल फटने से आया मलबा वहां कई फीट तक सड़कों पर भर गया, जिसमें कई गाड़ियां फंसी नजर आईं। पीपलकोटी नगर पंचायत पीपलकोटी इलाके में रात के समय आई इस आफत ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। इस दौरान पूरे इलाके में तबाही ही तबाही दिखाई दी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से मलबे में दब गईं, जबकि मकानों की पहली मंजिल में भी मलबा भर गया। वहीं चमोली में नदी के उफान पर आने से एक पावर प्लांट में 2 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित निकाला। चमोली में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए, जिससे पहाड़ों से गिरा मलबा सड़कों पर आ गया और आवाजाही के सारे रास्ते बंद हो गए। मलबा गिरने से वहां कई पुलों के टूटने की भी खबर है। वहीं चमोली के कुछ इलाकों में पानी लोगों के घरों और दुकानों में भी भर गया। इस दौरान इमारत की सीढ़ियों से गिरता पानी एक झरने की तरह बहता नजर आया। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी। जगह जगह लैंडस्लाइड और नदी नालों के उफान पर आने की वजह से कई जगहों पर लोग फंस गए, जिन्हें निकालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। देहरादून के आमबाग इलाके में फंसे 20 से ज्यादा लोगों को SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके लिए दोनों किनारों पर रस्सी को बांधा गया और फिर एक एक करके वहां फंसे लोगों को निकाल लिया गया। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला को पीठ पर उठाकर वहां पानी के तेज बहाव के बीच से सुरक्षित निकाला गया। वहीं देहरादून के कई इलाकों में पानी सड़कों पर ऐसा बहता दिखाई दिया कि मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। पानी आने की वजह से कई सड़कें भी उसके बहाव में बह गईं। वहीं कई इलाकों में तो पानी लोगों के घरों में भर गया और आसपास का नजारा देखकर ऐसा लगा कि मानो पूरा शहर एक टापू बन गया हो। वहां हर तरफ पानी तेज बहाव में बहता दिखाई दिया। भारी बारिश का असर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी दिखाई दिया, जहां मंदिर के घाट पूरी तरह से पानी में डूब गए और निचली मंजिल में भी पानी भर गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों की जान पर बन आई। तिनके की तरह टूटते पहाड़ और नदियों के उफान पर आने की वजह से हाहाकार मच गया।
जिसकी एक तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून से भी सामने आई, जहां मालदेवता इलाके में दून डिफेंस कॉलेज की इमारत बांदल नदी के पानी में समा गई। सामने आए तबाही के इस वीडियो में दिखा कि उफान पर आई नदी का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने अपने किनारों को तोड़ दिया और फिर वो इमारत तक पहुंच गया, जिससे इमारत के आसपास के नीचे की जमीन में जबरदस्त कटाव हुआ और फिर इमारत का एक हिस्सा पानी में समा गया। इमारत के गिरते ही वहां कुछ देर के लिए धुंध का गुबार छा गया। राहत की बात ये रही कि हादसे से पहले इमारत को खाली करा लिया गया था। इसमें अभी कोई नहीं था, लेकिन पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है और बाकी बिल्डिंग भी गिर सकती है क्योंकि नदी का पानी इसी बिल्डिंग के नीचे से होकर गुजर रहा है। बताया गया कि बांदल नदी के उफान पर आने की वजह से वहां आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ। उत्तरकाशी में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि उसने अपने साथ तबाही का सैलाब लेकर आई। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा, एक पल के लिए उसकी सांसें अटक गई, क्योंकि पहाड़ से पानी के साथ आया मलबा जब नीचे रिहायशी इलाकों तक पहुंचा तो वहां मौजूद लोग इसे देखकर भाग खड़े हुए। ऊंचाई से ये मलबा इतनी तेज रफ्तार में आया कि उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सब गया भाई, फूल भी गया, फूल भी गया। पहाड़ से पानी के साथ मलबा इतनी तेज रफ्तार में गिरा कि अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों और पेड़ों को बहाता ले गया, जिसकी वजह से रास्तों का नामो निशान मिट गया और हर तरफ सैलाब से तबाही नजर आई। वहीं उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी के उफान पर आने से हाहाकार मच गया। नदी के किनारे मौजूद कई मकान पूरी तरह से पानी में डूब गए। वहीं नदी का पानी पुलों की ऊंचाई तक पहुंच गया। इस दौरान पुल के नीचे से बहती नदी पूरे उफान में दिखी, जिसके पानी ने किनारे के कई इलाकों को पूरी तरह से डुबो दिया। भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई। भारत और चीन के बीच आज 19वें राउंड की कोर कमांडर लेवल मीटिंग हुई। इस दौरान दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने लद्दाख बॉर्डर पर जारी विवाद पर चर्चा की। LAC विवाद को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने दावा किया कि डोकलाम में आज भी चीनी सेना मौजूद है और हमने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन के हाथों खो दी है। कानपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुस्लिम समाज ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यक्रम में कई महिलाएं भी शामिल हुई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब में 76 नए आम आदमी क्लिनिक शुरू किए गए हैं। CM भगवंत मान ने आज धुरी जिले में क्लिनिक्स का उद्घाटन किया। चंद्रयान के बाद अब इसरो सूर्य की स्टडी के लिए सूर्ययान लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आदित्य L1 नाम के ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर लाया गया है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने ऐसा बयान दिया जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के वोटर्स और समर्थकों पर निशाना साधा और उन्हें राक्षस कहते हुए श्राप दे डाला। राक्षसों, भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। दरअसल सुरजेवाला हरियाणा संयुक्त पात्रता परीक्षा को लेकर मनोहर लाल सरकार को घेर रहे थे। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आपको मौका नहीं। सुरजेवाला ने मनोहर सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। खट्टर साहब कहते हैं ना, मैं किस चीज का काल हूँ, भ्रष्टाचार का काल हूँ। ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है, ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। बीजेपी के समर्थकों को राक्षसी प्रवृत्ति का बताने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस देश की जनता को गाली दे रही है, जिसे बीजेपी भगवान मानती है। सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुरजेवाला के बयान पर कार्रवाई की बात भी कही। राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे।
वहीं संबित पात्रा ने ट्विटर के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार शहजादे को लॉन्च करने में असफल कांग्रेस पार्टी अब जनता जनार्दन को ही गाली देने लगी। बीजेपी ने सुरजेवाला के बयान पर घेरा तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। खेड़ा ने कहा कि ये मानव और दानव के बीच की लड़ाई है। एक तरफ मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो भी आपने देखा, तो आप मुझे बताइए ये दानव मानसिकता नहीं है तो क्या है? महिलाओं के साथ, अपने देश की महिलाओं के साथ इतनी सरेआम बदतमीजी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, बलात्कार हो रहे हों और सदन में प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हो फूहड़ मजाक का, नारेबाजी का, तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, वो दानव और मानव का चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के तहत आज बीजेपी ने पूरे देश में विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया, जिसमें उन लोगों को याद किया गया जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान विस्थापन का दर्द झेला था। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके बाद ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां विस्थापित परिवारों को भी बुलाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इस दिन को याद करने का जो आह्वान किया है, उसका मूल उद्देश्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि हमारे देश में क्या हुआ था, कैसे लम्हों ने खता की थी और सदियां सजा पा रही, कैसे हमारे नेताओं ने कॉम्प्रोमाइज किया था, ये सामने आना चाहिए। इस दौरान त्रासदी में प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। योगी ने कहा कि पाकिस्तान ने जो कांटे बोए थे आज वो उसी को काट रहा है। वे कांटे तो एक न एक दिन उसी को काटने पड़ेंगे, उसको उन्हीं से गुजरना पड़ेगा, उन्हीं से उसका सामना होना पड़ेगा। और यही आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उसने दुनिया को दर्द दिया, भारत को विभाजन का, दुनिया को आतंकवाद का। यही विभाजन और यही आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर है। 22 दिन से लापता मादा चीता निर्वा मिल गई है। कूनो नेशनल पार्क ने जानकारी दी है कि 21 जुलाई से लापता मादा चीता निर्वा को रविवार सुबह पकड़ लिया गया। निर्वा की गर्दन में बंधे रेडियो कॉलर ने काम करना बंद कर दिया था और उसी वजह से उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। निर्वा की तलाश में फॉरेस्ट ऑफिसर्स, चीता एक्सपर्ट और डॉक्टर्स समेत 100 से ज्यादा फील्ड वर्कर्स को लगाया गया था। साथ ही उसे खोजने के लिए ड्रोन, डॉग स्क्वाड और हाथियों की भी मदद ली गई। कूनो नेशनल पार्क के अफसरों ने बताया कि 11 और 12 अगस्त को निर्वा के गले में बंधे रेडियो कॉलर से कुछ सिग्नल मिले थे, जिसके बाद निर्वा की तलाश में जुटी सभी टीमों को उस लोकेशन के आसपास भेज दिया गया। लंबी खोज के बाद 12 अगस्त की शाम निर्वा दिखाई दी, लेकिन तब अंधेरा होने की वजह से उसे ट्रैंक्विलाइज नहीं किया जा सका। अगली सुबह उसको ट्रैंक्विलाइज कर बेहोश किया गया और पकड़कर कूनो नेशनल पार्क के बंद बाड़े में लाया गया। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है, जबकि पार्क में जन्म लेने वाले 4 शावकों में से 3 की मौत हो चुकी है। कूनो में इस वक्त 15 चीते हैं, जिनमें 7 नर, 7 मादा और 1 शावक शामिल है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। कालकाजी मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। मंदिर समिति के मुताबिक अगर कोई फटी जीन्स, मिनी स्कर्ट, नाइट ड्रेस जैसे कपड़े पहनकर आता है तो उसे दर्शन करने से रोका जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी करीब 1 घंटे तक लोगों से मिले और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने एक कार वर्कशॉप में भी काम किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी ने ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा फहराया। शबाना आजमी यहां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में शामिल होने पहुंची और इस मौके पर ध्वजारोहण किया। यूपी के ललितपुर में टमाटर ले जा रहे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक का ड्राइवर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, हालांकि ट्रक और उसमें रखे टमाटर जलकर राख हो गए।
भारत इस साल स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। हर साल की तरह इस साल भी लोगों में भारी उत्साह है। देश के हर राज्य में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और सरकारी इमारतें भी तिरंगे के रंग में नजर आ रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं एक छोटी सी झलक।